गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग भाई। चलो एक बार बताएं, सब कुछ क्लियर है क्या? बहुत सारे लोगों के मैसेज गुड मॉर्निंग के हैं, लेकिन क्लियर के मैसेज मैं देखूंगा। शेखर ने कह दिया है क्लियर, ओके बढ़िया बढ़िया। पूजा कोहली ने कह दिया, द्रुपल ने, कपिल ने, सूरप ने, विवेक ने, रेशमा ने, नंदिनी ने और शिवानी ने, नवनीत ने, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। विवेक ने भी कह दिया भाई, दीपक ओझा, कपिल वैरागी, द्रुपल, निधि, मुकेश, ये सब पहले आ गए थे मैसेज। ओके, प्रेमलता, पूजा खरे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं आप लोग, बहुत खटाखट बहुत शानदार। ठीक है भाई, थोड़ा सा अपना डिस्टरबेंस हो रहा है क्लास का, लेकिन बहुत बढ़िया। अभी भी 50 स्टूडेंट हैं, तो मैं मान के चलूंगा कि कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि अगर रात को 2 बजे भी क्लास रख दो तो बिल्कुल आ जाएंगे क्लास लेने के लिए। ठीक है, बाकी अपन, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मॉर्निंग 6 बजे ही क्लास रहे। थोड़ा सा डिस्टरबेंस मेरी ड्यूटी की वजह से हो जाता है, कई बार कुछ सेटअप की वजह से हो जाता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ओवरव्यू हेमेटोलॉजी, लेकिन ओवरव्यू हेमेटोलॉजी से पहले अपन शायरी लेंगे। आज की शायरी बेसब्री से इंतजार रहता है, ओमकार ने कह दिया, थैंक यू ओमकार। आज की शायरी है हमारी, कुछ यादें इरादों को कमजोर करती हैं, कुछ यादें इरादों को कमजोर करती हैं, कुछ बातें भी यादों को कमजोर करती हैं। ये जो शायरी होती ना, ये सिर्फ शायरी नहीं होती, ये गोल्डन रूल होते हैं पढ़ाई के। हर दिन एक कुछ ना कुछ गोल्डन रूल मैं लेके आता हूं। कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया मेरे पास, फोन आया कि सर, पुराना स्टूडेंट था और बोला सर सब कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, भूल जाता हूं मैं, थ्योरी पढ़ने के बाद भूल जाता हूं सर। मैंने कहा सर एक बात बताओ कि तुम पढ़ाई कितने घंटे करते हो? बोले सर 5-6 घंटे डेली पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने कहा उसके बाद दोस्तों के साथ घूमना फिरना ये सब चलता रहता है। तो भाई जो पढ़ा है आपने वो सब कुछ तो चला जाता ना भाई, अपनी मेमोरी जो है उस मेमोरी में एक टाइम लिमिट तक अपन चीजों को भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 5-6 घंटे भी पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ने के बाद अगर आप अदर एक्स्ट्रा टाइम दूसरी चीजों में लगा रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हो, तो उसमें जो आपका पढ़ा हुआ है वो सब कुछ चला जाता है। तो पढ़ने के बाद आप अपनी मेमोरी को रेस्ट दो, है ना। थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी लाइफ से, दोस्तों यारों को, अपने रिलेटिव को थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा, उनसे बिल्कुल हटना है आपको, अपने पूरे समाज से ही हटना है। एक 2-3 महीने का जो टाइम है, उस 2-3 महीने टाइम पीरियड में जितना टाइम है वो सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई को ही देना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अपन जैसे दोस्तों यारों के साथ बैठे तो जो गपशप अपनी चलती है तो वो पढ़ाई से अपना माइंड हट जाता है, तो फिर वो चीजें अपने दिमाग में बैठ जाती है। वो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा भाई, लाइफ में कुछ पाना होता है तो कुछ यादें इरादों को कमजोर करती हैं और कुछ बातें भी यादों को कमजोर करती हैं। थोड़ी तपिश भी जरूरी है मुकाम के लिए, क्योंकि कमजोर मिट्टी प्यादों को कमजोर करती है। कमजोर अगर मिट्टी रही तो वो प्यादों को कमजोर कर देगी भाई, तो कमजोर मिट्टी नहीं रखना अपन को। ठीक है भाई, तो करते अपन शुरू आज का टॉपिक। भाई आज का टॉपिक हमारा ओवरव्यू है। हेमेटोलॉजी में हमने जो कुछ पढ़ा है वो अपन ओवरव्यू में लेते हैं। अपन ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी का भी ओवरव्यू किया है, बायोकेमिस्ट्री का भी किया है, हेमेटोलॉजी का अपन आज कर रहे हैं। हेमेटोलॉजी का अगर अपन ओवरव्यू करें तो जितने टेस्ट अपन ने पढ़े हैं हेमेटोलॉजी में, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, डब्ल्यूबीसी काउंट, आरबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट हो गया अपना, ठीक है, अपने जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है वो सब मिला लो, तो टेस्ट का अगर अपन ओवरव्यू करें तो वो चीज जो अपन ने पढ़ी है वही को वही रिपीट होगी, है ना। तो मैंने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। अपन ने इंपोर्टेंट टर्म अपन पढ़ेंगे, जो अपन पढ़ चुके हैं उसको छोड़कर जो छूटा है अपन उसको कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी दिनेश सर की भी क्लास हेमेटोलॉजी की छूटी है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो छूटा है वो कुछ सब कुछ अपन ओवरव्यू की क्लास में कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल दीपक, जो रह गया है स्टेनिंग वगैरह रह गया, ये सब कुछ ओवरव्यू की क्लास सिर्फ आज नहीं होगी, और हो सकता है 3 दिन आपकी ओवरव्यू की क्लास चले। ठीक है, तो जितना आपका छूटा है वो सब कुछ कवर होगा। ठीक है, अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। थ्योरी को जब अपन बुक में पढ़ते हैं तो बुक में किसी तरह से कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता। मैं थ्योरी को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, और ये 3 पार्ट जो है इसको मैं ट्रिपल डी बोलता हूं। ट्रिपल डी का मतलब क्या है? ट्रिपल डी का मतलब है डेफिनेशन, डिसीज और डायग्नोसिस, ट्रिपल डी। और इस ट्रिपल डी का मतलब क्या है कि हम जो कुछ पढ़ते हैं उसमें 3 तरह की चीजें ज्यादातर आती हैं थ्योरी में। या तो कुछ इंपोर्टेंट टर्म आते हैं, मेडिकल टर्म आते हैं, और उन टर्मिनोलॉजी का मतलब अपन को मालूम होना चाहिए। तो ये टर्मिनोलॉजी का जब तक अपन को मतलब नहीं मालूम, इनका मीनिंग नहीं मालूम, तो आगे अपन कितनी पढ़ाई कर लें अपन को हमेशा कंफ्यूजन बनी ही रहती है। ठीक है, तो पहले टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और मेडिकल टर्म में, मेडिकल फील्ड में तो इतनी ज्यादा टर्मिनोलॉजी है कि
पूरी की पूरी कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इंपोर्टेंट है वो अपन को कवर करना जरूरी होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन में अपन टर्मिनोलॉजी अपन ने कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे अपन थ्योरी के साथ साथ पढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन जो अपन ने टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ी वो अपन एक बार अपन एक नजर आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। और हेमेटोलॉजी अगर अपन बात करें तो हेमेटोलॉजी में अपन पढ़ते क्या है, हेमेटोलॉजी में अपन ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड सेल अपन ने शुरुआत में डिस्कस किया कि 3 तरह की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, 3 तरह की हमारी ब्लड सेल्स हैं। लेकिन इन ब्लड सेल्स में थोड़े थोड़े से अगर चेंजेस होते हैं तो ये सेल के नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे आरबीसी की बात करें अपन, आरबीसी में ही कितने सारे टर्मिनोलॉजी अपन ने पहले पढ़े, डब्ल्यूबीसी में तो इतने ज्यादा नाम है, जरा सा भी चेंजेस हुआ तो उसकी टर्मिनोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाती है ना। इसी तरह से प्लेटलेट में भी यही लागू होता है फॉर्मूला। एक बार जरा देखो आप, सेल्स में अपन ने वैसे तो 3 तरह के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पढ़े हैं, लेकिन इनके अलावा सेल्स के और क्या क्या नाम हो सकते हैं जरा एक बार आप देखो, एक नजर में नाम में पहले पढ़ रहा हूं, फिर अपन इनकी डिटेल में भी आएंगे। बी सेल क्या होता है, बी सेल अपन पढ़ेंगे आगे चल के अभी। बैंड सेल, ब्लास्ट सेल, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, हेल्पर टी सेल, नेचुरल किलर सेल, फेगोट सेल, मोट सेल, स्पर सेल, हेलमेट सेल, स्मज सेल और स्यूडो गाउचर सेल। कितने नाम आपने इनमें से पढ़े हैं या सुने हैं, बता सकता है कोई? आपके मैसेज का वेट करूंगा। सेल्स में अपन ने कुछ नाम, बहुत सारे नाम अपन ने पहले भी पढ़ लिए, आपको ध्यान होगा। जैसे स्मज सेल यहाँ पर मैंने 1-2 डाले भी हैं, जैसे स्मज सेल डाल दिया, प्लाज्मा सेल भी अपना मेरे ख्याल से आया था, ठीक है, बैंड सेल भी आया था, लेकिन उसके अलावा 6-7 सुने हैं, बहुत बढ़िया। सब के सब पढ़े हैं, बहुत बढ़िया। नया ने क्या 8 पढ़े हैं, बहुत शांत, चलो बहुत बढ़िया भाई। तो आपने लगभग सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखो कितने सारे सेल की ही बात अगर अपन करें तो वैसे ब्लड में 3 टाइप की सेल्स हैं हमारी बेसिकली, अगर अपन देखें तो 3 टाइप की सेल हो गई अपनी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। लेकिन उनकी मार्फोलॉजी में जरा सा भी चेंजेस हुआ तो उनका नाम भी अलग हो जाता है, और उसके नाम से फिर टर्मिनोलॉजी भी अलग हो जाती है। जैसे अपन ने यहाँ पर देखे, एक लंबी सी लिस्ट बन गई है हमारी सेल्स की, बी सेल, बैंड सेल, ब्लास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, हेल्पर सेल, नेचुरल किलर सेल, फेगोट सेल, मोट सेल, स्पर सेल, हेलमेट सेल, स्मज सेल और स्यूडो गाउचर सेल, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी जो रहती है ना, जब एग्जाम में आती है तो ये बहुत कंफ्यूज करती है बिल्कुल, जरा अब देखो कितने छोटे मास्ट और ब्लास्ट, कितना कम डिफरेंट है, जरा सा डिफरेंट में कितना अंतर आ जाता है, वो अपन थोड़ी देर में पढ़ने वाले। जैसे बी सेल है और बैंड सेल है, कितना डिफरेंट है। बी सेल में भी फिर 2 तरह के बी सेल हैं, अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे अपन चलें, डिसीज। मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, थ्योरी को 3 पार्ट में डिवाइड पढ़ने के लिए ना, समझने के लिए, आप अपने दिमाग में बिठाओगे थ्योरी को तो 3 तरह से आप बिठा के चलो। इसमें हमारे ये 2 पार्ट हैं, ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, और इनके कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है। एक बार मतलब समझने का मतलब क्या है, बिल्कुल आप ठंडे दिमाग से बैठो और पढ़ो कि किसका मतलब क्या है। इसमें रटने जैसी कोई चीज नहीं होती, मेमोराइज करने वाली कोई चीज नहीं होती, ठीक है। ये तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर आ गए, हो गए आपके समझ में, अगर आपको आ गया तो थ्योरी इनकी पूरी कवर हो जाती है, डेफिनेशन की भी और डिसीज की भी। थोड़ा बहुत जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि भाई प्लाज्मा सेल क्या होगा या फेगोट सेल क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो आपको थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे डिसीज है, डिसीज में भी देखो आप, डिसीज में जब अपन ने हेमेटोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे तो बेसिक कॉन्सेप्ट में अपन ने हेमेटोलॉजी में क्या क्या पढ़ा, एनीमिया पढ़ा अपन ने, ल्यूकेमिया पढ़ा, थोड़ा बहुत अपन ने प्लेटलेट का पढ़ा कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, इस तरह से की कुछ डिसीज अपन ने पढ़ी है, ठीक है। लेकिन उनके अलावा और कौन कौन सी डिसीज हेमेटोलॉजी में हो सकती है, और ये जो डिसीज के नाम है ये भी कम है, इनसे आगे भी। मैं तो हमेशा कहता हूं भाई, मेडिकल फील्ड एक समुंदर है, इस समुंदर में हमारा काम है सिर्फ किनारे पे थोड़े से अंदर घुसे, नहाए धोएं और वापस लौट के जाएं। ज्यादा अंदर घुसोगे तो डूब के रह जाओगे। एक लैब टेक्नीशियन को केवल सिर्फ 0.5% पर जो नॉलेज है वो होना चाहिए मेडिकल फील्ड का। अगर 0.5% नॉलेज अगर आपको हो गया तो आप कोई सा भी, जितना भी अपने इंडिया के जितने भी एग्जाम हैं आप निकाल सकते हो, अगर आप सिर्फ 0.5% नॉलेज मेडिकल फील्ड का ले लेते हो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन आप देखो थोड़ा सा और अपन डीप में चलेंगे
तो डिसीज में अगर अपन हेमेटोलॉजिकल डिसीज की बात करें तो अपने कौन कौन से आएंगे, हेमेटोमा आएगा हमारा, हीमोरेज आएगा, हीमोफीलिया आएगा, मल्टीपल माइलोमा आएगा, बुर्किट लिम्फोमा आएगा, हॉजकिन लिम्फोमा आएगा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा आएगा, हेमेंजियोमा आएगा, एप्टोप्टोसिस आएगा, डेक्टिलाइटिस आएगा, एकाइमोसिस आएगा, हीमोसोरेसिस आएगा और पुरपुरा आएगा। तो ये कुछ डिसीज के नाम हैं। ये अभी अपन थोड़ी देर में इनको भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और मेरे ख्याल से अपन आज सिर्फ टर्मिनोलॉजी पे ही क्लास रखें तो ज्यादा अच्छा है। डिसीज को अपन कल की क्लास में समझेंगे ना, आज अपन थोड़ा कम ही रहने देते हैं। आज स्टूडेंट भी थोड़े कम ही है, 73 अभी प्रेजेंट है। चलो भाई, तो ये हमारे डिसीज के नाम है, इनको भी अपन समझेंगे। इसके अलावा अपन डायग्नोसिस पार्ट पे चलें तो डायग्नोसिस पार्ट में नॉर्मल वैल्यू ये आपको बिल्कुल याद करना पड़ता है, ज्यादातर मामलों में याद ही करना पड़ता है, रटना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो डायग्नोसिस वाला जो पार्ट है उसमें कौन कौन सी चीजें आती है कि हम टेस्ट कैसे लगाते हैं, क्यों लगा रहे हैं हम टेस्ट, उसमें कौन कौन सी चीजें यूज हो रही, रिक्वायरमेंट हमको क्या क्या लग रहा है, किस प्रिंसिपल पे वो टेस्ट काम कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा कोई कुछ कैलकुलेशन भी हो सकते हैं, कुछ इक्विपमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ ग्लास बियर भी हो सकते हैं। ये सब कुछ मिलाकर अपन इसको एक डायग्नोसिस पार्ट में, टेस्टिंग पार्ट में रख सकते हैं। और टेस्टिंग पार्ट में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर चीजें जो होती हैं वो याद करने वाली होती हैं, मेमोराइज करने वाली होती हैं। तो थ्योरी को आप अगर 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से, मेरे अकॉर्डिंग, आपको थ्योरी को पहले 2 जो शुरुआत वाले पार्ट हैं इनको पहले पढ़ना चाहिए, और बाद में जब एग्जाम होता है या साथ साथ में आप पढ़ते जा रहे हैं तो रिवाइज करते टाइम आप ध्यान रखें कि इन चीजों पर आपको पहले ज्यादा फोकस करना है। लेकिन जब एग्जाम पास में आ गया तो फिर इन चीजों को बिल्कुल एकदम से छोड़कर आप बिल्कुल डायग्नोसिस पार्ट पे चले जाओ, क्योंकि डायग्नोसिस पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और मेमोराइज करने वाली चीजें होती हैं कि भाई नॉर्मल रेंज है वो अपन को याद करना है, सॉल्यूशन की कंपोजिशन बहुत कंफ्यूज करती है, याद करना पड़ता है भाई अपन को, कैलकुलेशन याद करना पड़ता है अपन को, मेमोराइज करने वाले बहुत सारी चीजें हैं हमारे डायग्नोसिस पार्ट में, ठीक है। तो ये भी अपन पढ़ेंगे। तो ओवरव्यू अपन हेमेटोलॉजी का करेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड करके अपन पढ़ेंगे। आज की क्लास में अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे, कल की क्लास में अपन डिसीज पढ़ेंगे, और बस फिर बाद में जो डायग्नोसिस आप बोल रहे हो, स्टेनिंग वगैरह, ये अपन 3rd क्लास में पढ़ेंगे। तो पूरे 3 दिन अपनी ओवरव्यू की क्लास चलने वाली है, और 3 दिन चलने का रीजन भी एक है कि भाई दिनेश सर ने थोड़ा सा, और क्लास छूट गई है उनकी, दिनेश सर की, तो थोड़ा सा डीप नहीं चल पाई हेमेटोलॉजी की क्लास। तो अपन कोशिश करेंगे कि 3 दिन में जितना ज्यादा डीप हो सकता है वो अपन कवर करेंगे, ठीक है भाई। चलो, तो अपन आज डेफिनेशन लेते हैं, और डेफिनेशन में जितनी डेफिनेशन अपन ने नाम पढ़े हैं सेल्स के, वो अपन 1 by 1 डिस्कस करते हुए चलते हैं। सेल में अपन देखेंगे पहले बी सेल क्या होती है भाई। बी सेल थोड़ा सा अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। बी सेल जो होती है वो लिम्फोसाइट होती हैं। लिम्फोसाइट 2 तरह की लिम्फोसाइट हो सकती हैं हमारी, ओरिजिनेट के आधार पर, कहां पर मैच्योर हो रही हैं उस आधार पर हमने इनको 2 तरह से क्लासिफाई किया, एक बी सेल, दूसरा टी सेल। बी सेल जो होती है वो बोन मैरो में ही मैच्योर होती हैं। टी सेल जो होती हैं वो बोन मैरो से बनती जरूर हैं लेकिन पूरी तरह से मैच्योर नहीं होती हैं बोन मैरो में, थाइमस में जाकर वो मैच्योर होती हैं। तो जो थाइमस में जाकर मैच्योर हो रही है उनको अपन टी सेल कहते हैं, और जो बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाती हैं उनको अपन बी सेल कहते हैं। तो लिम्फोसाइट का ही एक टाइप जो कि बोन मैरो में मैच्योर हो रहा है उसे हम बी सेल कहेंगे। अब देखो, मैच्योरेशन के आधार पर भी ये जो सेल्स हैं डब्ल्यूबीसी की, लिम्फोसाइट की, इनके भी और बहुत सारे नाम हैं, और बहुत सारे नाम पे जब इनका क्लासिफिकेशन किया तो इसको नंबरिंग करके दे दिया, सीडी करके। सीडी होता है, सीडी का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। जरा सा भी चेंजेस आए तो उन्होंने उसका एक अलग नाम रख दिया, उसका एक अलग नंबरिंग कर दी, उसको CD1, CD2, CD3, CD4, इस तरह से उन्होंने उनके नाम रख दिए हैं, है ना। तो ये भी अपन थोड़ा सा देखेंगे कल की क्लास में, आज अपन फिलहाल थोड़ा कम रहने देते हैं। तो अपन मैच्योरेशन की बात कर रहे हैं, तो सेल्स एक बार में तो बन नहीं जाती, है ना, तो बनती है तो धीरे धीरे मैच्योर होती जाती है। तो जैसे जैसे मैच्योर होती जाती है तो उसकी हर स्टेज के आधार पर करीब लगभग 100 के आसपास स्टेज हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में अपन को जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपन को नॉलेज हो। वो जो स्टेज हैं उनको एक वर्ड में कहते हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको सीडी कहते हैं। और इसकी जितनी मैच्योर होती जाती है सेल्स, उसकी नंबरिंग बढ़ती जाती है, 1 2 3 4, मतलब CD1, CD2, CD3, इस तरह से डिफरेंशिएशन का हर एक नाम है, ठीक है। तो इसको अपन फिलहाल सीडी को छोड़ के रखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि भाई मैच्योरेशन
बोन मेरो में होती तो उसको अपन बी सेल कहते हैं, थाइमस में होती है तो टी सेल कहते हैं। अब बी सेल जो होती है वो एंटीबॉडीज बनाती हैं, और इसमें बी सेल जो होती हैं बोन मेरो में ही बनती है, उनका मैच्योरेशन जो होता है वो बोन मेरो में होता है, ठीक है। लेकिन टी सेल की अगर अपन बात करें तो टी सेल का जो मैच्योरेशन होता है वो लिम्फ नोड में होता है, और हमारे स्प्लीन होता है, इनमें टी सेल का मैच्योरेशन होता है, थाइमस में होता है, थाइमस भी हमारी एक लिम्फोइड टिश्यू है, ठीक है। बी सेल का ही एक और नाम है, थोड़ा ध्यान देना आप, नेब सेल। नेब में जो आई है वो साइलेंट होता है एक्चुअली, नेब बी सेल। नेब बी सेल इसका मतलब क्या है? नेब बी सेल का मतलब होता है ऐसी बी सेल जिसमें एंटीबॉडी नहीं होती या एंटीबॉडी का वो प्रोडक्शन नहीं करती, उसको अपन नेब बी सेल बोलते हैं। देखो, जैसे ही बी सेल का प्रोडक्शन होता है, लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो लिम्फोसाइट आगे चलकर एंटीबॉडीज बनाने का काम करती हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देने का काम करती हैं लिम्फोसाइट। लेकिन जब तक लिम्फोसाइट लिम्फ नोड में प्रेजेंट होती है, तो लिम्फ नोड में जब तक प्रेजेंट है तो वो एंटीबॉडीज नहीं बनाती, और इस तरह की जो लिम्फोसाइट होती है उसी को ही अपन नेव बी सेल कहते हैं, जो कि एंटीबॉडीज नहीं बनाती। और खासतौर पर अगर देखे जाए तो ज्यादातर ये जो नेव बी सेल हैं ये हमारे टॉन्सिल्स हो गए, स्प्लीन हो गए, हमारे लिम्फोइड टिश्यू हो गए हैं, लिम्फ नोड हो गए हैं, उनमें ये नेव बी सेल प्रेजेंट होती है। दोनों में सिर्फ अंतर इतना है, बी सेल ये भी बी सेल का ही एक टाइप है, या अपन इसको कह सकते हैं ये बी सेल का एक इमेच्योर सेल्स है, पूरी तरह से बन नहीं पाई है, ये एंटीबॉडीज अगर नहीं बना रही तो उसको अपन नेव बी सेल कहेंगे। यू न्यू सेल, बहुत बढ़िया, इसको अपन न्यू, एक्चुअली नेव जो बना है उसमें एन और ए दो शब्द से मिलकर बना है। एन का मतलब है नॉन, ए का मतलब है एक्टिव। नॉन एक्टिव, जो एक्टिव नहीं हो पाई है उसको अपन नॉन एक्टिव बी सेल कहते हैं, ठीक है। बाकी इसमें आई भी बाद में ऐड कर दिया होगा, तो नेव बी सेल इसका नाम है, ठीक है भाई। तो आपको ऐसे डेफिनेशन याद रखना। चलो आगे चलते हैं अपन, अगला है अपना बैंड सेल। बैंड सेल अपन ने पढ़ा हुआ है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा भी कि सर 7-8 तो इसमें हमने नाम पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। बैंड सेल क्या होते हैं भाई? बैंड सेल एक्चुअली अपन न्यूट्रोफिल्स को ही बोलते हैं, लेकिन ऐसे न्यूट्रोफिल्स जो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाए वो हमारे बैंड सेल कहलाते हैं, ठीक है। ये इसे अपन फीटस को भी कह सकते हैं, बहुत बढ़िया रूप सिंह। चलो एक बार इस न्यूट्रोफिल्स को जरा ध्यान से देखो, यहां पर आपको इमेज दिख रही है। एक मैच्योर जो न्यूट्रोफिल्स होता है उसमें अपन ने क्या पढ़ा है भाई? 3 से लेकर 7 तक के लोब्स प्रेजेंट हो सकते हैं एक न्यूट्रोफिल्स के अंदर, मैच्योर जो न्यूट्रोफिल्स होगा। लेकिन जब तक मैच्योर नहीं होता न्यूट्रोफिल्स, उस टाइम पर लोब्स जो होते हैं वो डिवाइड नहीं हो पाते। तो जब डिवाइड नहीं हो पाते तो वो उनका जो न्यूक्लियस है वो कुछ इस तरह से दिखता है हमको, यू शेप का, या फिर हम इसको बैंड शेप भी कह सकते हैं। तो इस तरह का अगर न्यूट्रोफिल्स है जो कि पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, तो उसी को ही हम बैंड सेल बोलते हैं। न्यूट्रोफिल्स का ये इमेच्योर फॉर्म होता है ना। आगे जाकर फिर ये बैंड सेल, देखो बैंड सेल जो है जब तक बोन मैरो में है तब तक तो वो मैच्योर होगी, और मैच्योर होकर फिर वो सिगमेंटेड बनेंगे। उसका जो न्यूट्रोफिल्स उसका जो न्यूक्लियस होगा वो सिगमेंट होगा, और सिगमेंट होकर उसके मल्टी लोब बनेंगे। लेकिन एक बार अगर वो ब्लड के सर्कुलेशन में आ गई बैंड सेल, तो फिर वो मैच्योर नहीं होती, फिर वो बैंड सेल के रूप में सर्कुलेट होती रहती है, ठीक है। तो उसके फंक्शन फिर उतने अच्छे से फंक्शन नहीं होते जितने होना चाहिए, ठीक है। तो बैंड सेल में क्या होंगे भाई? न्यूट्रोफिल्स उतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते, तो अपन इसको अगर पेरिफेरल स्मेयर में दिख रहे हैं तो अपन इसको एक एबनॉर्मल सेल भी मान सकते हैं। हालांकि ये एबनॉर्मल नहीं होती, इमेच्योर सेल्स होती हैं, ठीक है। और बैंड सेल कई बार अपन को दूसरी सेल से अपन को कंफ्यूजन होता है कि भाई ऐसा तो नहीं जैसे अपन ने दूसरी सेल्स पढ़े, जैसे किडनी शेप में अपना मोनोसाइट वगैरह अपन ने पढ़े हैं, ठीक है। तो थोड़ा से लिम्फोसाइट से भी कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि अपन को न्यूक्लियस ज्यादा क्लियर नहीं होता, लेकिन इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं वो फाइन होते हैं, अपन बिल्कुल छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसकी वजह से हम इसको न्यूट्रोफिल्स में ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो बैंड सेल है क्या? बैंड सेल एक्चुअली हमारी न्यूट्रोफिल्स ही हैं जो कि अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाती, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर न्यूट्रोफिल्स मैच्योर नहीं हुई है तो वो हमारी बैंड सेल है। अगर
मैच्योरेशन में भी अगर उसके लोब जैसे अपन ने पढ़े भाई, नॉर्मली अगर अपन देखें तो 3 से 5 तक होते हैं, 5 से ज्यादा अगर अपन बोलो तो उसको अपन एबनॉर्मल बोलते हैं। अगर जैसे मैंने 3 से 7 तक का बोला तो इसमें 5 के बाद जो लोब होंगे वो अपने हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स के अंदर आ जाते हैं, है ना। हालांकि वो भी एबनॉर्मल सेल्स के अंदर नहीं आते, लेकिन वो अपनी हाइपर सेगमेंटेड सेल कहलाती है, जिसमें लोब्स बहुत ज्यादा, 5 से ज्यादा लोब्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत बढ़िया नंदिनी, सही कहा आपने, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, हर्षित ने सही लिखा, यदि सही से मैच्योर हो गई तो ठीक है, वरना वो बैंड सेल के रूप में ही सर्कुलेट होती रहती है। बहुत बढ़िया हर्षित। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। बैंड सेल के बाद में अपना नई सेल, दूसरी जो सेल है वो है ब्लास्ट सेल। ब्लास्ट सेल क्या होती है भाई? ब्लास्ट सेल पढ़े हैं ये तो अपन ने, हीमोपोइसिस में अपन ने पढ़े थे, जब अपन हीमोपोइसिस का चैप्टर पढ़ रहे थे। जितनी भी सेल्स जो हमारी बनती हैं ब्लड के अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, हर एक टाइप की सेल्स एक सिंगल सेल से बनती है, स्टेम सेल से। स्टेम सेल की कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी टाइप की सेल्स बना सकती है, वो आरबीसी में भी बन सकती है, डब्ल्यूबीसी भी बन सकती है, प्लेटलेट भी बन सकती है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले वो ब्लास्ट के रूप में कन्वर्ट होती है, पहले वो ब्लास्ट बनाती है। ब्लास्ट को डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे वो लिम्फोसाइट का ब्लास्ट हो, चाहे न्यूट्रोफिल्स का ब्लास्ट हो, चाहे आरबीसी का ब्लास्ट हो। शुरुआत में जो ब्लास्ट होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे ही दिखते हैं, तो ये जो ब्लास्ट होते हैं वो इमेच्योर फॉर्म होते हैं, ठीक है। अगर ये माइलॉइड सीरीज के है तो अपन इसको माइलॉइड माइलोब्लास्ट बोलते हैं, अगर लिम्फोइड सीरीज का है तो अपन लिम्फोब्लास्ट बोलते हैं। हालांकि माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, दोनों में जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशो होता है वो लगभग लगभग बराबर के आसपास होता है, ठीक है। ब्लास्ट सेल कौन सी हो गई? इमेच्योर प्रिकर्सर जो होते हैं वो हमारे डब्ल्यूबीसी के, वो हमारे ब्लास्ट सेल कहलाते हैं, ठीक है। उसी से ही मिलता जुलता एक और वर्ड है मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या होते हैं भाई? मास्ट सेल एक्चुअली बेसोफिल की तरह दिखते हैं, और इनके जो फंक्शन होते हैं वो भी लगभग लगभग बेसोफिल्स जैसे होते हैं, तो अपन इनको बेसोफिल्स मान सकते हैं। लेकिन ये बेसोफिल्स नहीं होते, इनकी कुछ प्रॉपर्टी जो होती है वो बेसोफिल से अलग होती है ना। बेसोफिल के जैसे दिखने वाले सेल्स हमारे मास्ट सेल कहलाते हैं। और ये जो होते हैं ये, हालांकि हमारा जो ब्लड होता है पेरिफेरल ब्लड, इसमें प्रेजेंट नहीं होते, और अगर प्रेजेंट हो रहे हैं इसका मतलब पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन है, एलर्जी है, किसी ना किसी चीज की एलर्जी है। क्योंकि ये जो मास्ट सेल होते हैं ये हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं। हिस्टामिन जो होता है वो एलर्जिक कंडीशन में प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। ये तो जो मास्ट सेल होती हैं ये हिस्टामिन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो दिखने में ये बेसोफिल की तरह होते हैं, हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं, तो अपन को इनको बेसोफिल की तरह मानते हैं। लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टी जो होती है वो बेसोफिल से अलग होती है, डिफरेंशिएशन में कुछ चीजें जो है वो अलग है, बहुत ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। मास्ट सेल को आप सिर्फ डेफिनेशन में इतना याद रख सकते हो, ऐसी सेल्स जो बेसोफिल्स के सिमिलर हैं और हिस्टामिन को रिलीज करती हैं वो हमारी मास्ट सेल कहलाती हैं, ठीक है। चलो बेसोफिल होता है वो भी हिस्टामिन को रिलीज करता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई आप, है ना। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी जो अलग है उन पे अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, निधि ने लिखा है कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होती हैं मास्ट सेल। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे अपनी सेल है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल क्या होती है भाई? कुछ जो बी सेल होती है, बी लिम्फोसाइट जो होती है ना, लिम्फोसाइट की बी लिम्फोसाइट, वो पेरिफेरल ब्लड को छोड़कर लिम्फोइड टिश्यू में अगर रुक जाएं और वहां जाकर फिर वो डिफरेंशिएट हो, मतलब और आगे जाकर दूसरे नए टाइप की सेल्स बनाएं, थोड़ा और उनमें डिफरेंशिएशन हो और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करें, इस तरह की जो सेल्स होती हैं वो प्लाज्मा सेल कहलाती हैं। प्लाज्मा सेल बेसिकली हुई क्या, हमारी जो लिम्फोसाइट है वही लिम्फोसाइट और थोड़ी और डिफरेंशिएट हो गई है ना, उसमें जो प्रॉपर्टी पहले थी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा और उसमें चेंजेस हुआ, तो उसने एक नए टाइप की सेल बनाई। इस नए टाइप की सेल को ही अपन प्लाज्मा सेल कहते हैं। प्लाज्मा सेल जो होती है वो भी एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है, लेकिन ये मोस्टली लिम्फोइड टिश्यू में ज्यादातर प्रेजेंट होती है। पेरिफेरल ब्लड में अपन को प्लाज्मा सेल नहीं मिलेगी, है ना। नॉर्मली प्लाज्मा सेल जो होती है वो पेरिफेरल ब्लड में प्रेजेंट नहीं होती, और हमारे जो जितने भी लिम्फोइड टिश्यू हैं वो उसमें ये प्लाज्मा सेल प्रेजेंट होती है। होती कैसे है, ये आप यहाँ पर इमेज देख रहे हो, ये जो दिख रही है इमेज आपको, ये प्लाज्मा सेल की दिख रही है ना। दोनों में कितना डिफरेंट है प्लाज्मा सेल में और
हमारी लिम्फोसाइट में कितना डिफरेंट होता है आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है ना। न्यूक्लियस कैसा होता है, छोटा होता है, क्लॉक फेस की तरह होता है इसका। और ब्लू साइटोप्लाज्म, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ब्लू होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाऊं। क्लॉक फेस का मतलब क्या है, जैसे कहीं कहीं पर घड़ी होती है ना, इस टाइप की घड़ी होती है ब्लॉक, तो उसमें घड़ी में नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो ब्लैंक होता है। यहाँ पर घड़ी है ना, और यहाँ आपने लंबी सी घड़ी देखी होंगी, वॉच जो दीवार पे लगने वाली घड़ी होती है ना, कहीं कहीं लंबी सी होती है थोड़ी सी। यहाँ पर मेन जो घड़ी है वो यहाँ पर है, और फिर उसकी कुछ डिजाइन वगैरह जो है वो कुछ इस तरह से है, ओवेल है ना। तो उस तरह का जो शेप होता है, साइज होता है, वो पेंडुलम, बहुत बढ़िया, पेंडुलम घड़ी की तरह। लेकिन पेंडुलम वो नीचे होता है, उसको हटा दो आप ना, तो पेंडुलम को छोड़कर बाकी का जो पोर्शन है उसको आप उस तरह से मान सकते हो उसको। उस तरह की जो सेल होती हैं वो हमारी प्लाज्मा सेल होती हैं। होने को ये लिम्फोसाइट से ही बनी है, लेकिन ये ब्लड में प्रेजेंट नहीं होती, ये हमारे लिम्फोइड टिश्यू में जाकर प्रेजेंट होती हैं। लेकिन ये भी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करने का काम करती हैं। लिम्फोसाइट भी हमारी एंटीबॉडीज बनाती हैं और ये भी एंटीबॉडीज बनाती हैं। सिर्फ मार्फोलॉजी में चेंजेस है, फंक्शन में लिम्फोसाइट का जो फंक्शन है वही प्लाज्मा सेल का फंक्शन है, ठीक है। बाकी मार्फोलॉजी में चेंजेस है। और लोकेशन, लिम्फोसाइट जो होती है वो ब्लड में सर्कुलेट होती रहती है, प्लाज्मा सेल जो होती है वो ब्लड में सर्कुलेट नहीं होती, ये लिम्फोइड टिश्यू में जाकर प्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे बढ़े अपन प्लाज्मा सेल के बाद में, आगे अपनी सेल्स है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल क्या होती है भाई, ये जो होती है ये भी लिम्फोसाइट होती है, एक तरह की टी सेल है। लिम्फो टी सेल और बी सेल क्या होती है, हमारी लिम्फोसाइट ही होती है। टी सेल कौन सी, जो थाइमस में मैच्योर होती हैं, ठीक है। तो उनमें से ऐसी सेल्स जो जिनमें फेगोसाइटिक कैपेबिलिटी नहीं होती। फेगोसाइटिक कैपेबिलिटी का मतलब क्या है, लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन तो करती है, साथ साथ में वायरस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह से होती है, उनको भी वो इन्वॉल्व करने का कैपेबिलिटी उनमें होती है ना। हालांकि फर्स्ट लाइन डिफेंस जो होता है वो हमारी न्यूट्रोफिल्स होती है। कभी भी हमारी बॉडी में अगर बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है तो सबसे पहले आगे आती है हमारी न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स उसको फेगोसाइट करेगी, बाद में फिर दूसरी सेकंड लाइन डिफेंस के अंदर हमारी लिम्फोसाइट आती है। तो उनका फेगोसाइट का जो उनमें कैपेबिलिटी भले ही होती है, लेकिन वो नेचुरली फेगोसाइटोसिस नहीं करती अपनी लिम्फोसाइट। लेकिन इस तरह की जो सेल्स होती हैं हेल्पर टी सेल, इनमें फेगोसाइटिक की कैपेबिलिटी नहीं होती और साइटोटॉक्सिक कैपेबिलिटी भी नहीं होती इनमें, ठीक है। और इनको अपन CD4 से एक्सप्रेस करते हैं। CD4, अब यहां पर आप ये CD4 शब्द देख रहे हो, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगे। तो CD4 थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था। CD का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर 4 का मतलब है, उन्होंने स्टेज बता दी कि 4 नंबर की स्टेज लिम्फोसाइट में चौथे नंबर की जो स्टेज है, जो कि उसमें उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो उसमें फेगोसाइटिक प्रॉपर्टी नहीं है, साइटोटॉक्सिक प्रॉपर्टी नहीं है, उसको उन्होंने CD4 काउंट के अंदर रख दिया, ठीक है। और ये जो CD4 सेल्स होती हैं इनको अपन हेल्पर टी सेल बोलते हैं। हेल्पर टी सेल जो होती हैं वो लिम्फोसाइट ही है, या फिर अपन इसको इमेच्योर लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं, कि ये मॉर्फोलॉजी में तो सेम लिम्फोसाइट दिख रही है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई। देखो क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन में जो क्लासिफिकेशन है, जैसे अपन मैंने CD की बात की थी, CD 1 2 3 4 इस तरह से है ना होता है। तो इसमें जो डिफरेंशिएशन है उनमें मॉर्फोलॉजी सेम हो सकती है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती, प्रॉपर्टी के आधार पर उन्होंने डिफरेंशिएट किया है। तो इसमें CD4 वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें लिम्फोसाइट फेगोसाइटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड लाइन डिफेंस में ये काम कर नहीं पाती, ये सिर्फ हेल्प कर सकती है, किसी तरह से कोई थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है। तो हेल्प करने की वजह से इन्होंने हेल्प, इसका नाम जो रखा है वो हेल्पर टी सेल रखा है, ठीक है। अगर CD4 काउंट बढ़ता है तो उसका क्या रीजन है, अगर अपने ब्लड में, अब देखो ब्लड में अगर CD4 काउंट बढ़ता है, CD4 काउंट बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि हेल्पर टी सेल, अगर लिम्फोसाइट बन तो रही है लेकिन उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, अगर कैपेबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, सेकंड लाइन डिफेंस नहीं होगी, बैक्टीरिया वगैरह से अगर एंटर होंगे और न्यूट्रोफिल्स अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में लिम्फोसाइट जो होंगे वो भी काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सेकंड लाइन डिफेंस जो होगा वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो
अपन सेकेंड लाइन डिफेंस देखने के लिए अपन CD4 काउंट चेक करते हैं कि पेशेंट का CD4 काउंट सही है या नहीं है, ठीक है। और नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि CD4 काउंट जो बढ़ता है, मतलब जो हेल्पर टी सेल जो बढ़ती हैं वो मैलिग्नेंसी की कंडीशन में बढ़ती हैं, कैंसर की कंडीशन, ब्लड कैंसर जो हमारा ल्यूकेमिया हो गया है ना, ल्यूकेमिया में हमारा लिम्फोमा, टी सेल लिम्फोमा हो गया, हॉजकिन लिम्फोमा हो गया। ये लिम्फोमा के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं कल, फिलहाल आप सिर्फ नाम पढ़ो। हॉजकिन लिम्फोमा, टी सेल लिम्फोमा हमारा हो गया है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे केसेस में भी, जैसे टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के केस में, फंजाई के केसेस में, है ना, या ग्रेनुलोमेटोसिस इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में भी हेल्पर टी सेल के काउंट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी जो ल्यूकेमिक पेशेंट होते हैं, लिम्फोमा वाले पेशेंट होते हैं, उनमें CD4 काउंट की टेस्टिंग की जाती है, उनमें देखा जाता है कि CD4 काउंट नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है। अगर बढ़ा हुआ है इसका मतलब उनको ये मैलिग्नेंसी होने के चांसेस हैं, ठीक है। क्या हुई भाई, हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल हमारी लिम्फोसाइट ही है, लेकिन उनमें कैपेबिलिटी नहीं है फेगोसाइटिस की, वो हमारी हेल्पर टी सेल कहलाएगी, ठीक है। और इसको डिटेक्ट करने के लिए अपन CD4 काउंट करते हैं, ठीक है। CD में बहुत आगे तक नंबरिंग है, 18 तक की जो नंबरिंग होती है वो इमेच्योर के अंदर आती है, 19 से शुरुआत होती है, करीब 35 तक वो हमारे मैच्योर के अंदर आती है। चलो आगे आते हैं अपन, CD को थोड़ा और कल की क्लास में भी मैं डिस्कस करूंगा, आज अपन ज्यादा डिटेल नहीं लेते हैं। अगली सेल अपन नेचुरल किलर सेल, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में NK सेल भी बोलते हैं, बड़ी इंपोर्टेंट सेल है ये NK सेल, एग्जाम में एक आध आई है, एक आध एग्जाम में NK सेल। NK सेल क्या होती है भाई, NK सेल जो होती हैं वो लिम्फोइड सेल होती हैं, मतलब इसको भी अपन लिम्फोसाइट बोल सकते हैं। ये साइटोटॉक्सिक होती हैं। साइटोटॉक्सिक मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो उसको खत्म करने का काम होता है इनका, नेचुरल किलर सेल का। इसीलिए इनको अपन ने नेचुरल किलर, देखो नाम से समझ में आ रहा है, जो हमारी बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल है उनको खत्म करने वाली सेल जो होती है उसको अपन नेचुरल किलर सेल कहते हैं। तो एक तरह से ये भी हमारी इम्यूनिटी में बड़ी हेल्प करती है, ठीक है। और ये कैसे हेल्प करती है भाई, ये जो सेल्स होती है ये छोटे छोटे स्मॉल साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स को रिलीज करती हैं। ये जो सेल्स होती है ये सेल्स छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स को रिलीज करती हैं, और छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में जैसे कुछ एग्जांपल पे यहाँ पे परफोरिन लिखा है, ग्रेनजाइम्स लिखा है ना, ये ग्रेन्यूल्स के नाम है, परफोरिन और ग्रेनजाइम्स है ना। इस तरह के कुछ और भी साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। अपन इसको अपनी बॉडी के अंदर की गन मान सकते हैं, इसको बंदूक मान सकते हैं कि बाहर का कोई पार्टिकल ऐसा आया है ना, बैक्टीरिया वायरस को छोड़कर भी अगर कोई दूसरा पार्टिकल आया तो उसको किल करने का काम जो होगा वो नेचुरल किलर सेल का होगा। किसके थ्रू करेगा ये, साइटोटॉक्सिक के थ्रू। साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स छोड़ेंगे, साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स में जैसे अपने परफोरिन हो गया, गेंजाइम्स हो गया, है ना, ये अपने साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स हैं, है ना। इसे अपन गार्बेज सेल भी बोलते हैं, रूप सिंह ने लिखा है, बहुत बढ़िया। तो नेचुरल किलर सेल ऐसी सेल्स होती हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने का काम करती हैं, और किल करती कैसे, साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स के द्वारा। ये जो सेल्स होती है वो साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स छोड़ती है जिससे वो फॉरेन पार्टिकल को किल करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेचुरल किलर सेल के बाद में अगली सेल अपनी आती है फेगोट सेल। फेगोट क्या होती है भाई, फेगोट सेल, फेगोट सेल में अपन ने और रोड एक शब्द पढ़ा था, ध्यान होगा आपको, और रोड क्या होते हैं, और रोड अपन ने पढ़े थे, जो ब्लास्ट होते हैं, ब्लास्ट सेल होती हैं, ब्लास्ट सेल के अंदर अगर एक छोटा सा निडल लाइक इंक्लूजन हमको दिख रहा है ब्लास्ट के अंदर, तो इस तरह की जो सेल्स होती है हम उनको और रोड बोलते हैं। और रोड कभी भी पेरिफेरल स्मेयर में नॉर्मल कंडीशन में नहीं दिखती, और ये जो दिखती है ये AML, एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया की कंडीशन में, माइलोजेनस ल्यूकेमिया की कंडीशन में ये और रोड दिखती हैं, ठीक है। अगर और रोड बहुत सारी हैं, एक ग्रुप में है, झुंड में है, कलेक्शन है उनका, तो उस ग्रुप को अलग से एक नाम दे दिया, उस ग्रुप के नाम को उन्होंने कहा है फेगोट सेल। तो फेगोट सेल कोई अलग नहीं है, और रोड वाली जो सेल्स होती हैं उन्हीं को ही, उनके जो कलेक्शन होता है उसको अपन फेगोट सेल कहते हैं, है ना। तो और रोड में, और रोड किसका नाम है, जिसका ब्लास्ट के अंदर वो जो निडल लाइक इंक्लूजन है उसको अपन ने और रोड कहा था, इंक्लूजन को। उस तरह की जो सेल्स होती है जिनमें और रोड प्रेजेंट होती है, उनके जो कलेक्शन होते हैं उनको अपन फेगोट सेल कहते हैं। फेगोट सेल जो होती है वो AML, एक्यूट
माइलॉइड ल्यूकेमिया की कंडीशन में प्रेजेंट होती है। ठीक, आगे बढ़े। अगला अपने सेल है मॉड सेल। मॉड सेल ये क्या होती है भाई? ऐसी सेल, ऐसी प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन, प्लाज्मा सेल क्या होती है। प्लाज्मा सेल में जब स्वेलिंग आ जाए, एनलार्ज हो जाए वो और बड़े साइज की हो जाए, तो इस तरह की जो सेल होंगी उनको अपन मॉड सेल कहते हैं, है ना। प्लाज्मा सेल ही जब स्वेल हो जाए, इनलार्ज हो जाए, तो इस तरह की सेल हमारी मॉड सेल कहलाती हैं। और मॉड सेल नॉर्मली देखो, पहली बात तो ये है कि प्लाज्मा सेल ही नॉर्मली कंडीशन में नहीं दिखती है। प्लाज्मा सेल दिख रही है तो एक आध सेल्स को अपन नॉर्मल मान भी सकते हैं, लेकिन प्लाज्मा सेल भी अगर स्वेल इनलार्ज है और इसको अपन ने जो मॉड सेल बोला है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं हो सकती। ये जब भी दिखती है तो ये ऑटोइम्यून डिसीज की कंडीशन में दिखती है या फिर मल्टीपल माइलोमा, दो में से कोई कंडीशन में ये दिख सकती है हमको। कौन कौन सी कंडीशन? या तो पेशेंट को ऑटोइम्यून डिसीज है, मतलब उसकी एंटीबॉडी, जब डिसीज नहीं है तो भी एंटीबॉडीज बनती है ना, उसको अपन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इस ऑटोइम्यून डिसीज की कंडीशन में मॉड सेल बन सकती है, या फिर मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में भी मॉड सेल बन सकती है। अब ये मल्टीपल माइलोमा क्या है ये अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। जितने भी डिसीज हैं अपन कल डिसीज वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर इन सबको सेल की इमेज, देखो सेल की इमेज से ज्यादा जरूरी है इनकी डेफिनेशन, है ना। इमेज मैं जब आपको नोट्स भेजूंगा तो इनकी इमेज भी डाल दूंगा, है ना। फिलहाल एग्जाम में इमेज नहीं आना है आपको, कोई एग्जाम में आना है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन मैं आपको नोट्स भेजते टाइम इनकी मैं इमेज भी भेज दूंगा, तो समझने में आपको आसानी हो जाएगी ना। जिस टॉपिक में, जिस डेफिनेशन में आपको कंफ्यूजन आए तो आप मुझे मैसेज कर देना, कल की क्लास में अपन उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। एमसीक्यू की क्लास डाउनलोड मोड पे कर दूंगा जीतन, ठीक है, कर दूंगा, ओके जीतन। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। मॉड सेल के बाद में दो और सेल लेते हैं अपन, स्पर सेल और हेलमेट सेल। स्पर सेल, स्पर सेल जो होता है वो अपन एसेंथोसाइट को ही बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई मेडिकल टर्म में एक ही चीज के दो दो नाम होते हैं, एग्जाम में एक नाम ना पूछकर दूसरा नाम पूछ लेते हैं, तो वो अपन को बड़े कंफ्यूज करते हैं। एसेंथो, कई कई लोग इसको एक्एंथोसाइड भी पढ़ते हैं, एक्एंथो पढ़ दो या एसेंथो पढ़ दो, है ना। अपन को तो नाम याद रखना चाहिए ना। एक्एंथोसाइट कौन सी सेल होती है? ऐसी आरबीसी जिसमें थॉर्न लाइक प्रोजेक्शन है, ऐसी आरबीसी जिसमें सींग उगाए, थॉर्न बन गए, इस टाइप की जो सेल्स होती हैं उनको अपन एक्एंथोसाइट कहते हैं। और एक्एंथोसाइट का ही एक और नाम है स्पर सेल, आपको ध्यान रखना है। अगर थॉर्न लाइक प्रोजेक्शन आरबीसी के अंदर है तो या तो अपन उसको एक्एंथोसाइट बोल सकते हैं, या फिर उसका नाम एक और है स्पर सेल, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। हीमोडाइल्यूशन क्या होता है? हीमोडाइल्यूशन, अनाया, हीमोडाइल्यूशन का मतलब ब्लड डाइल्यूट होना, सिंपल सी बात है। हीमोडाइल्यूशन किस कंडीशन में होता है? प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उनको बहुत ज्यादा डाइल्यूशन फ्लूइड दिया जाता है, तो डाइट में उनका ज्यादातर डाइल्यूट लिक्विड वगैरह दिया जाता है, तो लिक्विड की वजह से उनका जो ब्लड होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, तो उसको अपन हीमोडाइल्यूशन कहते हैं। या फिर कोई दूसरी कंडीशन में भी ऐसे पेशेंट जिनमें भाई अपने ड्रिप वगैरह ज्यादा चल रही हैं, नॉर्मल सलाइन ज्यादा चल रहा है, तो ब्लड जो होता है जब डाइल्यूट हो जाता है तो इसको अपन हीमोडाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर अपन हीमोग्लोबिन का टेस्ट करते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो थोड़ा सा कम आता है, ठीक है। चलो, रिमूविंग रेड सेल टू लोअर पीसीबी, आगे देखते हैं अपन। आगे अपना वर्ड है हेलमेट सेल। हेलमेट सेल क्या होती है? हेलमेट सेल ऐसी इरेगुलर शेप आरबीसी होती हैं जो टूट जाती हैं किसी वजह से। अगर आरबीसी टूट गई, देखो आरबीसी जो है वो हमारा सर्कल इमेज होती है, आरबीसी जो होती है वो राउंड इमेज होती है, लेकिन किसी वजह से अगर आरबीसी टूट जाए, अगर देखो आप अपना हेलमेट किस तरह से होता है, अपना हेलमेट जो होता है वो इस तरह से होता है ना, अपन जो गाड़ी पे हेलमेट लगा के चलती है। अब मान लो कोई आरबीसी है और किसी वजह से वो टूट गई थोड़ी बहुत बीच में से, है ना, तो टूटने की वजह से अगर उसका शेप जो होता है वो कुछ इस तरह से अगर हो जाए तो वो हेलमेट की तरह दिखने लगता है। तो इस तरह की जो सेल्स होती है अपन उसको हेलमेट सेल बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? हेलमेट सेल आरबीसी के वो फ्रेगमेंट हैं, हाँ, या फिर अपन इसको बाइट सेल भी बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया कुमार, सही कह रहे हो आप। बाइट का मतलब क्या है भाई? जैसे
अपन किसी एप्पल, जैसे आपने एप्पल का लोगो देखा होगा तो एप्पल के लोगो में एप्पल को थोड़ा सा बाइट हो गया है ना। तो अगर आरबीसी में थोड़ा सा कटा हुआ है तो वो बाइट की तरह दिखेगा, तो हम उसको बाइट सेल यूज कर सकते हैं। अगर फ्रेगमेंट आरबीसी में ज्यादा पार्ट टूटा है तो वो अपन को हेलमेट की तरह दिखेगा, तो उसको अपन हेलमेट सेल बोलेंगे। दोनों का मतलब एक ही है, ऐसी आरबीसी जो किसी वजह से टूट गई है, तो टूटने की वजह से वो आरबीसी फ्रेगमेंट अगर बाइट की तरह या हेलमेट की तरह दिख रही तो उसको अपन हेलमेट सेल बोलते हैं। सिकल सेल फिर एक अलग चीज। देखो सिकल सेल में आरबीसी जो होती हैं वो मून शेप में हो जाती है। मून शेप मतलब इस तरह से, है ना। अब वो जो है वो एक एबनॉर्मलिटी है, और ये फिर हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, HbS जब बनने लगता है पेशेंट को ज्यादा, तो उस टाइम पे सिकल सेल बनती है, वो एक अलग चीज है। सिकल सेल और हेलमेट सेल दोनों में बहुत अंतर है। हेलमेट एक्चुअली एबनॉर्मल सेल नहीं है, तो किसी वजह से अगर आरबीसी टूट गई तो कई बार अपन को पेरिफेरल स्मेल में दिखती है हेलमेट सेल, लेकिन अपन उसको ज्यादा इमेच्योर सेल्स नहीं मानते। अपन ऐसा नहीं मानते कि वो किसी डिसीज की वजह से होगी, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं अपन। स्मज सेल, स्मज सेल ये भी अपन ने शायद पढ़ा हुआ है। टार्ट सेल कब बनती है, नाना ने पूछा। चलो कल की क्लास में टार्ट सेल में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है, आज उसका नोट्स नहीं है। स्मज सेल क्या होती है भाई? ऐसी लिम्फोसाइट जो फ्रेजाइल होती हैं, और हमको ये देखो, आप इमेज दिख रही होगी यहाँ पर, है ना, जो फ्रेजाइल हो जाए और बहुत जल्दी टूट जाए वो हमारी स्मज सेल कहलाती हैं। और नॉर्मली स्मज सेल जो होती हैं वो CLL की कंडीशन में दिखती हैं, क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया की कंडीशन में स्मज सेल दिखती हैं। ऐसी जो लिम्फोसाइट होती हैं वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होती हैं, अपन को पेरिफेरल के अंदर ये बहुत कम मात्रा में दिखती हैं। अगर ये दिख रही हैं इसका मतलब पेशेंट को क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपनी सेल है स्यूडो गाउचर सेल। स्यूडो गाउचर सेल ये क्या होती है भाई? स्यूडो गाउचर सेल जो होती है वो एक तरह की हिस्टियोसाइट होती है। अभी ये हिस्टियोसाइट, ये वर्ड कहां से आ गया? हिस्टियोसाइट इसका मतलब क्या होता है? तो पहले अपन इसी वर्ड को समझ लेते हैं कि हिस्टियोसाइट क्या होता है ना। हिस्टियोसाइट जो होता है वो एक्चुअली अपन मैक्रोफेज को बोलते हैं, टिश्यू मैक्रोफेज को। मैक्रोफेज किसका नाम है? जो हमारी मोनोसाइट होती हैं। मोनोसाइट अगर अपने ब्लड सर्कुलेशन को छोड़कर टिश्यू में जाकर बैठ जाएं तो वो हमारी मैक्रोफेज कहलाती हैं। और मैक्रोफेज का एक नाम और भी है, हिस्टियोसाइट, ठीक है। तो हिस्टियोसाइट में ही एक तरह की सेल जो होती है वो हमारी स्यूडो गाउचर सेल कहलाती है। देखो एक साथ तीन तीन चीजें ध्यान रखना है आपको। तीन तीन चीजें कैसे? सबसे पहले मैक्रोफेज क्या होती हैं? मैक्रोफेज एक ऐसी सेल्स होती हैं, ऐसी मोनोसाइट होती हैं जो मोनोसाइट ब्लड सर्कुलेशन को छोड़कर टिश्यू में जाकर बैठ गई। बड़ी सेल्स होती है मोनोसाइट तो उसको सर्कुलेट होने में दिक्कत होती है। भाई जितना मोटा तगड़ा आदमी होगा उसको चलने फिरने में उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। हाथी को ज्यादा चलने फिरने में दिक्कत होती है, चीते तो बहुत दौड़ते भागते हैं ना। तो मोनोसाइट बड़ी सेल है तो उसको सर्कुलेट होने में दिक्कत आती है, तो वो अपने ब्लड कैपिलरी के आसपास के जो टिश्यू है वहां पर जाकर वो बैठ जाती है। जब वो बैठ जाती है तो उस तरह की जो सेल्स होती है वो फिर वो टिश्यू के अंदर ही बैक्टीरिया वायरस को इनगल्फ करने का काम करने लगती है। इस तरह की जो सेल्स होती है उनको अपन मैक्रोफेज कहते हैं। और जब मैक्रोफेज के अंदर सेल्स बैठी होती है तो अगर ब्लड में सर्कुलेट हो रही तो उसका नाम सिर्फ मैक्रोफेज अकेला है, लेकिन अगर टिश्यू में बैठी है तो उसको अपन टिश्यू मैक्रोफेज कहते हैं। और टिश्यू मैक्रोफेज का ही दूसरा नाम जो है वो हिस्टियोसाइट है, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं टिश्यू की सेल, है ना। हिस्टियोसाइट अपन किसको बोल देंगे? टिश्यू के अंदर जो मोनोसाइट छुपकर बैठी है। अब उसी हिस्टियोसाइट का एक टाइप है अपना स्यूडो गाउचर सेल। स्यूडो गाउचर सेल में होता क्या है? स्यूडो गाउचर सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर निडल लाइक इंक्लूजन प्रेजेंट होता है। अपन ने और रोड पढ़ा था, एक और रोड में ब्लास्ट सेल के अंदर एक निडल लाइक इंक्लूजन था। अगर मोनोसाइट के अंदर एक निडल लाइक इंक्लूजन दिख रहा है तो ये जो है वो स्यूडो गाउचर सेल कहलाता है। और ये इसका नाम स्यूडो गाउचर है क्यों? क्योंकि ये गाउचर डिसीज में इस तरह की सेल्स देखने को मिलती हैं टिश्यू के अंदर। पेशेंट को अगर गाउचर डिसीज होती है, गाउचर को भी अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि गाउचर क्या है, ठीक है। गाउचर डिसीज में जो सेल्स दिखती हैं उस तरह
की सेल्स है ना, उसमें कौन सी टाइप की सेल दिखती है कि मोनोसाइट के अंदर रेड छोटा सा निडल लाइक इंक्लूजन दिख रहा है, तो वो हमारा स्यूडो गाउचर सेल कहलाती है। ध्यान रखना है डेफिनेशन में आपको। ऐसी अपन अगर एक सिंगल लाइन में डेफिनेशन इसका बताएं, डिस्कस करें, तो एक ऐसी मोनोसाइट है ना, या ऐसी मैक्रोफेज जिसमें निडल लाइक इंक्लूजन है, तो वो हमारी स्यूडो गाउचर सेल कहलाती है। ठीक। हिस्टोसाइट में एक लाइन और है, हिस्टोसाइट जो होती है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं और इनमें फेगोसाइटिक कैपेबिलिटी होती है। मतलब ये पहचानती हैं सेल्स को कि हमारी सेल्स कौन सी है, फॉरेन बॉडी कौन सी है, तो फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करने का काम जो होता है वो हिस्टोसाइट का होता है। तो सेम यही प्रॉपर्टी मोनोसाइट की होती है, तो इसमें प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आता। जो काम मोनोसाइट करती है, मोनोसाइट भी फेगोसाइट करने का काम करती है। तो मोनोसाइट जब टिश्यू में अंदर बैठ जाएगी, मैक्रोफेज बना लेगी, तो वो भी फेगोसाइट करने का काम करती है। प्रॉपर्टी में उसका कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में अपन ने सिर्फ डेफिनेशन इंपोर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए हैं और खासतौर पर सेल्स के इंपोर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए हैं। सेल्स में अपन ने जितनी भी सेल्स हेमेटोलॉजी के अंदर अपन ने छूटी हैं वो सब अपन ने आज की क्लास में डिस्कस की। अब इंपोर्टेंट टर्म्स में कल भी अपने कुछ इंपोर्टेंट टर्म अपन पढ़ेंगे, जैसे ट्रांसफेरिन, फेरिटिन है ना, ये क्या होते हैं, कुछ और चीजें जो अपनी हेमेटोलॉजी में आती हैं वो अपनी कल की क्लास में डिस्कस होंगी। ठीक है, तो ओवरव्यू वाला चैप्टर आपका हो सकता है लगातार 3 दिन चले। आज की एक क्लास हुई है, हो सकता है इसके बाद 2 दिन और चले, हो सकता है कल भी हो जाए पूरा। अगर थोड़ी सी लंबी क्लास करें और थोड़ी सी लंबी क्लास में अगर अपना कंप्लीट होता है तो अपन कल कंप्लीट कर देंगे, अदरवाइज 2 दिन क्लास और इसकी हो सकती है। ठीक है, बढ़िया। देखो अब जैसे जैसे आप इंक्लूड करते जाते हो चीजों को, उस तरह से अपन और बढ़ाते जाते हैं। गायत्री ने लिखा सर IDW के बारे में भी थोड़ा सा बता देना। ठीक है, बढ़िया है ना। तो अपन अब 3 दिन की क्लास अपनी रहेगी, तो कल अपन डिसीज को डिस्कस कर लेंगे और इस तरह के जो पॉइंट्स आपके आ रहे हैं, जैसे IDW के बारे में थोड़ा सा बता देना। ये पहले एक स्टूडेंट ने बोला था सर सॉल्यूशन के बारे में, कंपोजिशन के बारे में थोड़ा समझा देना, है ना। तो उसको अपन एक अलग क्लास में, जो डायग्नोसिस मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया थ्योरी को, ओवरव्यू की क्लास को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, डेफिनेशन, डिसीज और डायग्नोसिस। तो डेफिनेशन अपन ने आज कवर की है, कल अपन डिसीज को कवर करेंगे और उसकी अगली जो क्लास होगी उसमें अपन डायग्नोसिस में फिर ये सब चीजें आएंगी कि अपना IDW आ रहा है, सॉल्यूशन के नाम आ रहे हैं, वो सब कुछ अपन फिर आगे लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो हाँ, बास्केट सेल अपन देखो, सेल्स में अपन ने और भी पढ़ी, जैसे बास्केट सेल वगैरह हो गई हैं, वो सब अपन ने नोट्स में मैंने डाली भी हैं, और जो छूटी है वो अपन ने आज डिस्कस की। लेकिन इसके अंदर भी, इसके अलावा भी बहुत सारी सेल्स अपन ने पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो वो आप एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, फेगोसाइट का मतलब क्या होता है, बिंदेश्वरी ने पूछा है। बिंदेश्वरी ऐसी सेल्स जो बैक्टीरिया या वायरस को इनगल्फ करती है, उसको निगल जाती। कहीं उसको अगर बैक्टीरिया दिख रहा है, कहीं वायरस दिख रहा है, तो उसको अगर खा जाए और खाकर उसको पचा जाए तो उसको बोलते हैं फेगोसाइटिक सेल, है ना। फेगोसाइट मतलब निगलना, है ना, और ऐसी सेल्स जो उसको निगल रही है उसको अपन बोलते हैं फेगोसाइटिक सेल। ठीक, बी सेल एक बार बता दीजिए। हर्षित ने लिखा बी सेल। हर्षित, लिम्फोसाइट को ही अपन बी सेल बोलते हैं, ऐसी लिम्फोसाइट जो बोन मेरो में मैच्योर होती है। देखो हमारा जो बोन मेरो है, जैसे ये बोन है, तो ये बोन मेरो के अंदर लिम्फोसाइट बनती है। तो ये लिम्फोसाइट 2 तरह की हो सकती है, या तो ये यहीं पे मैच्योर हो रही है, यहीं पर बड़ी हो रही है, और बड़ी होने के बाद ही वो यहां से निकल रही है, तो इस तरह की सेल को अपन ने बी सेल कहा। ठीक है, लेकिन अगर ये सेल यहां से तो निकल गई इमेच्योर फॉर्म में, और यहां से निकलने के बाद फिर वो लिम्फोइड टिश्यू में, जैसे स्प्लीन हो गया हमारे या हमारे लिम्फ नोड हो गया, वहां पर पहुंची और वहां पर जाकर अगर मैच्योर हो रही है, थाइमस हमारा हो गया है ना, तो थाइमस में ज्यादातर पहुंचती है, तो थाइमस में पहुंच रही है, तो वहां पर जो मैच्योर हो रही है उनको अपन बोलते हैं टी सेल। तो जो मैच्योर बोन मैरो में होगी वो बोन बी सेल, जो मैच्योर थाइमस के अंदर होती है या लिम्फ नोड में होती है उसको अपन टी सेल बोलते हैं। बहुत बढ़िया, कुमार ने लिख दिया जो मैंने गाउचर में कल डिस्कस करने वाला था। गाउचर में फैटी एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है लीवर के अंदर। बढ़िया कुमार, सही बिल्कुल।
शाम को रख ले क्लास, अनाया ने बोला। अनाया शाम को जीके की क्लास अपन ने कंटिन्यू कर दी है, तो आप बोलोगे तो जीके की क्लास को मॉर्निंग कर देंगे, मैं शाम को क्लास रख लूंगा। ठीक है, अब देखो जीके की क्लास से अपनी कंटिन्यू हो गई, तो उसमें आप गैप मत होने दो, उसको भी अपन कंटिन्यू रहने देते हैं। कल सिलेबस कवर किया था सर ने, कल सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आज से उनका हर दिन एक एक टॉपिक चला करेगा। 15-20 दिन का ही टाइम है एक्चुअली। महेश गुप्ता सर का भी सिलेक्शन हो चुका है आरआरबी में, तो ज्यादा दिन का टाइम दिया नहीं उन्होंने, 15 से 20 दिन का ही टाइम दिया है। 15-20 दिन में वो जीके जीएस कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें जिसका भी पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है, तो वो कोचिंग का जो सेपरेट नंबर है उस पर मैसेज कर दिया करो, मेरी मैनेजमेंट टीम आपसे बात कर लेगी। दुर्जेश, इवनिंग में मेरी क्लास नहीं होगी। इवनिंग में जो 5 बजे का टाइम था वो उसमें महेश गुप्ता सर क्लास लेंगे, है ना। एमसीक्यू क्लास होगी नंदिनी, होगी, है ना। कल शायद कुछ टेक्निकल इशू आ गया था दिनेश सर के सेटअप में। कल एक स्टूडेंट ने फोन करके मुझे बाद में बताया कि सर दिनेश सर की क्लास हो नहीं पाई। एक्चुअली मैं भी नहीं देख पाया था, लेकिन उनकी क्लास होगी, है ना, बिल्कुल होगी। हाँ बढ़िया, पूजा ने बिल्कुल सही लिखा है भाई। फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वायरस को सेल इनगल्फ कर रही है, तो वो हमारी फेगोसाइटिक सेल की हो गई। लेकिन अगर बॉडी के इन विवो की बात कर रहे हैं अपन, इन विट्रो की बात कर रहे हैं, तो इन विट्रो में सेल्स को ही कोई इनगल्फ कर रहा है, तो वो फेगोसाइटिस अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो। चलो व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन डलवा दिया करूंगा मैं राजा, ठीक है, ओके। रूप सिंह, रूप सिंह ने लिखा शायरी को मोटी व्हाट्सएप पे डाल दिया करो, उसमें आप देखो शायरी एक्चुअली सिर्फ आपको टिप्स और गाइडेंस देने के लिए है। शायरी पे ज्यादा फोकस मत करो, उससे आपकी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट होगी, इसलिए मैं व्हाट्सएप पे नहीं डालता। देख लूंगा मैं, अगर ज्यादा लगेगा तो यूट्यूब पे उतनी उतनी वीडियो क्रॉप करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। चलो ठीक है भाई, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इससे आगे अपन कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास कितने बजे होगी वो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा, है ना। अब मैं अपनी मैनेजमेंट टीम को बता दूंगा कि जो भी क्लास होती है दिनेश सर को छोड़कर, क्योंकि दिनेश सर का मैनेजमेंट से दिनेश सर ही करते हैं, तो उनकी क्लास जब भी होगी तो वो दिनेश सर ही मैसेज कर देंगे। लेकिन दिनेश सर को छोड़कर बाकी जितनी भी क्लास हैं, मेरी है, जीएसजीके की है, इंग्लिश की है, हिंदी की तो हो चुकी है, मैथ की है, जितनी भी क्लास है 10 मिनट पहले आपको व्हाट्सएप पे मैसेज मिल जाया करेगा आज से, है ना। अगर मेरी क्लास जिस टाइम पे भी है तो 10 मिनट पहले व्हाट्सएप पे आपका मैसेज आएगा, तो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उस पर आप फोकस रखना, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं भाई, ठीक है। चलो, गुड डे, जय हिंद।